Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to complete the chapter 7, which is Directive Principle of State Policy. And in the first part we discuss about the classification of Directive Principle of State Policy, which consists of the Gandhian principle, international principle, socialist principle and the liberal principle, and what is the criticism of the DPSPs and so on. And now today we are going to discuss a very important topic, which is the difference between फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कि इसमें क्या डिफरेंस है, फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है और आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है. सबसे पहली बात जो अगर आपके बुक में हो चाहे ना हो, आपने लिखना है फंडामेंटल राइट्स आपके पार्ट 3 में है. ठीक है, आप एक ही लाइन में बता देना. और डीपीएसपी कौन से पार्ट में है, आपके पार्ट 4 में है. बस आपने यही चैप्टर 4 में है, बस आपने जरा सा ये बताना. उसके बाद जो बुक में लिखा है उसको जस्टिफाई करते हैं. देखो, जो फर्स्ट पॉइंट है कि जो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब देखो क्या है, अगर मेरे पास फंडामेंटल राइट्स है 14, आर्टिकल 14 है, जैसे 60, 15 हो गया, 16 हो गया, सो ऑन 32 तक. ठीक है, अगर इन आर्टिकल्स में से कोई भी मेरा राइट्स है वो इन्फ्रिंज हो रहा है, कोई मेरे से राइट टू इक्वालिटी ले रहा है, कोई मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, भेदभाव हो रहा है, किस बेस पे भेदभाव हो रहा है, आपका कलर, रेस, सेक्स, इन सब चीज़ों पे अगर भेदभाव हो रहा है, अनटचेबिलिटी अगर कोई कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है आपके साथ, ये क्या नाइंसाफ़ी हो रही है, एक किस्म से इनइक्वालिटी हो रही है. तो आपके साथ जा सकते हो, कोर्ट्स में जा सकते हो अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए. तो ये क्या है, आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो होते हैं हमेशा जस्टिशिएबल. जस्टिशिएबल का मतलब आपने यही समझना, चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे वो पंजाबी मीडियम का स्टूडेंट हो. जस्टिशिएबल का मतलब क्या होता है कि मेरे पास आपके मौलिक अधिकार हैं. पार्ट 3 में, भाग 3 में संविधान के आपको मौलिक अधिकारों की वर्णना की गई है. आपके पास ये मौलिक अधिकार है और अगर आपसे कोई वो छीनता है या आपको लग रहा है कि या मेरे जो राइट्स हैं वो मेरे को नहीं मिल पा रहे, तो आप कोर्ट में जा सकते हो उन्हें इन्फोर्स कराने के लिए. इन्फोर्स मतलब कि हम उन्हें लेने के लिए कि मेरे साथ ये गलत हो, अपनी रेमेडी लेने के लिए आप कहाँ जा सकते हो, कोर्ट्स में जा सकते हो. जैसे आपका बोलने का अधिकार है, किसी ने आपको कमरे में बंद कर दिया, आपको बोलने नहीं दे रहा, आपको खाना पीना नहीं दे रहा, तो आपका राइट टू लाइफ भी जा रहा, आप तो कोर्ट में जा सकते हो. ठीक है, तो ये क्या होता है जस्टिशिएबल का मतलब. होप आपको समझ आया होगा. अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट जस्टिशिएबल. अब वो कह रहे हैं जो डीपीएसपीज होते हैं जो पार्ट 4 में है वो जस्टिशिएबल नहीं है, वो क्या है, नॉन जस्टिशिएबल. इसका मतलब देखो क्या है, अगर आपसे कोई डीपीएसपी है, फॉर एग्जांपल 44 में आपको बोला यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए. ठीक है, एक और आर्टिकल था जो आपने ऊपर पढ़ा था सोशलिस्ट प्रिंसिपल में, इक्वल राइट 39A-B ऐसी कुछ है वो, जिसमें कहते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. अब सोचो एक एम्प्लॉय है, उसको एक ही चीज़ लिखने के 20,000 रुपये मिल रहे हैं, और एक एम्प्लॉय को कितने मिल रहे हैं, 10,000 रुपये मिल रहे हैं. वो तो कहेगा कि जो हमारी पोस्ट दोनों की सेम है, काम भी दोनों का सेम है. ड्राइवर्स ले लो, ठीक है, वो कहेंगे कि जो हम गाड़ी चलाने का काम है, मैं भी उतनी स्पीड पे चला रहा हूँ, वो भी उतनी स्पीड पे, उसकी सैलरी 20,000 है, मेरी सैलरी 10,000 है. ऐसा क्यों, ये मैं तो बराबर ही लेके रहूँगा, ये मेरा फंडामेंटल राइट. ये आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है. वहाँ की गवर्नमेंट क्या कहेगी कि हमारे पास इतने फंड्स नहीं है कि हम आपको उतनी सैलरी दे सके. जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली जो होती हैं, जॉब्स होती हैं, वहाँ आपको ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप देखो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा. ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ स्टेट्स के पास इतने फंड्स नहीं है कि आपको इक्वल सैलरी वो दे सके. तो क्या इसका मतलब क्या होता है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपको स्टेट्स के लिए होते हैं, ये डायरेक्शंस. आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का नाम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ा ही क्यों है. आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है कि डीपीएसपी, व्हाट इज डीपीएसपी. डीपीएसपी डिफाइन इन इटसेल्फ, वो इन 4 वर्ड्स में डीपीएसपी डिफाइन है. कैसे, देखो, दीज आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि जो स्टेट अगर कोई भी पॉलिसी बनाती है ना, तो उन्हें इस प्रिंसिपल्स को एक बार देखना पड़ेगा. एंड दीज प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिशिएबल, मतलब कि अगर वो नहीं कर पाती स्टेट ये काम जो लिख रखा है डीपीएसपी, तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते. ये बात थी इस पॉइंट में. ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट था फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल और पॉजिटिव. डायरेक्टिव प्रिंसिपल देखो पॉजिटिव कैसे है. पॉजिटिव मतलब क्या होता है, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये आपको एक डायरेक्शंस दे रहे हैं कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, वेलफेयर स्टेट बनाओ, कल्याणकारी राज्य हो, सबको अधिकार मिले,
सबके बारे में सोच रहा है, पॉजिटिव है, ये करने को बोल रहे हैं। नेगेटिव होते हैं कि लिमिटेशन लगा देते हैं। नेगेटिव में जैसे कि आपके पास क्या है, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते। 23 और 24 आप आर्टिकल पढ़ो, अगर फंडामेंटल राइट्स हैं ये नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, ये नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, लिमिटेशन जिन पे लगी है। आपके पास बोलने का अधिकार है पर आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है उस पर, आप किसी को अब्यूज नहीं कर सकते, ठीक है। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है बट इन अ लिमिटेड मैनर, तो ये क्या आपके नेगेटिव है, यहाँ से आपको पता लग जाता है। थर्ड पॉइंट होता है लीगल फोर्स बिहाइंड फंडामेंटल राइट्स वेयर एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव द फोर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन। देखो लीगल फोर्स होती है, इसका क्या मतलब है कि आर्टिकल 32 आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बाद आपका उसका नाम क्या रखा है आपने, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि अगर आपका कोई भी राइट इन्फ्रिंज होता है फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 का, तो आप कोर्ट्स में जा सकते हो फटाफट, और कोर्ट्स आपको रेमेडी देगा, आपके जो राइट्स हैं उन्हें बचाएगा। तो ये क्या होता है, लीगल फोर्स है इसके पीछे। और वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये फोर्स है पब्लिक ओपिनियन, अगर पब्लिक कहेगा तो हो जाएगा, नहीं कहेगा तो नहीं होगा, क्योंकि लॉ किसके लिए बनता है, फॉर द सेक ऑफ पब्लिक ओनली। फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जैसे कि सारे कानून है वो एक बराबर होने चाहिए, पर्सनल लॉज नहीं होने चाहिए। जैसे मुसलमानों का जो है उनका अपना पर्सनल लॉ है, हिंदूज का अपना पर्सनल लॉ है मैरिज के परस्पेक्टिव से, सिख का अपना है, क्रिश्चियन का अलग है। देखो अगर वो कहें कि सबका एक ही होना चाहिए, सबकी मैरिज एक ही सिस्टम के साथ होने देंगे धर्म वाले, वो कहेंगे नहीं हमारे तो अपने कस्टम है, मुस्लिम कहेंगे हमारे अपने कस्टम है, सिख कहेंगे हमारे अपने हैं, और हिंदू कहेंगे हमारे अपने हैं। फिर वो बात उठा लेंगे सेकुलर की, कंसेप्ट की, कि स्टेट को इंटरफेयर कर रही है इसके अंदर, ये हमारे रिलीजियस मैटर है, वो फंडामेंटल राइट्स भी इसमें ले आएंगे। तो इसमें क्या है कि पब्लिक ओपिनियन पे बेस करेगा हमेशा डायरेक्टिव प्रिंसिपल। उसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट कौन सा आता है, फंडामेंटल राइट्स आर फॉर सिटीजन्स वेयर अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर फॉर स्टेट। देखो ये राइट्स किसे मिले हैं, लोगों को मिले हैं, सिटीजन्स को मिले हैं, और ये डायरेक्शन जो प्रिंसिपल्स हैं कि आपने कानून अगर बनाना है तो इन प्रिंसिपल को मद्देनजर रख के बनाना है, तो ये स्टेट्स के लिए है, इसलिए साफ क्लियर बात है। फिफ्थ पॉइंट आपके पास आ जाता है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आपकी कैसे, देश के अंदर कैसी राजनीति चल रही है, किसको कितने राइट्स मिलेंगे, आपकी राइट्स की प्रोटेक्शन कैसे हो रही है, गार्जियन कौन है राइट्स का। अगर आपका कोई राइट छीन लेता है तो आप कहाँ जाओगे, अगर आपके पास आर्टिकल 19 है तो यहाँ गवर्नमेंट में कैसा मिल रहा था, पहले कैसा था आर्टिकल 19, अब उसकी इंटरप्रिटेशन कैसी है। तो ये क्या चीज़ बताता है आपको, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। वेयर एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल लेज ऑन द फाउंडेशन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, वो इकोनॉमिक कंसेप्ट के बारे में बात कर रहा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, अगर इक्वल नहीं भी हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन तो जो मटेरियल थिंग्स है वो एक हैंड में ना हो, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात कौन शो कर रहा है, वेलफेयर स्टेट की बात कौन शो कर रहा है, आपका DPSP। सिक्स पॉइंट आया था आपका, फंडामेंटल राइट्स हैव बीन अचीव्ड वेयर एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल येट टू बी अचीव। फंडामेंटल राइट्स आपके ऑलरेडी अचीव है आपके पार्ट 3 में, ये आपके पास ऑलरेडी राइट्स हैं, ये नहीं है कि आपको राइट अभी मिलेंगे, ऑलरेडी आपको मिले हुए हैं। पर DPSP के अंदर जो प्रिंसिपल है ये स्टेट ने अभी अचीव करने हैं, इसका मतलब ये है। उसके बाद देखो पार्ट जो आपका 7th पॉइंट है वो बोलते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडिविजुअल। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि उसे ये अभी मिले नहीं है, ये उसकी प्रकृति के उस प्रोग्रेस में ही है, ये उसे मिलने हैं। स्टेट अभी कानून बनाएगी इस बारे में, ये इंटरनेशनल पॉलिसी के लिए कानून बनाएगी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए कानून बनाएगी, लेबर्स के लिए कानून बनाएगी, ये नहीं उनसे 9-9 12-12 घंटे काम कराएं, उनको लिए प्रॉपर फैसिलिटी देगी। तो ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखो कहते हैं जुडिशियल सुप्रीम है ऑफ फंडामेंटल राइट, की जुडिशरी क्या है, गार्जियन है फंडामेंटल राइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशन का उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके देखो क्यों टेंशन है, देखो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, क्योंकि देखो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है पर डिफरेंस इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है कि अगर कोई भी कानून बनता है, आर्टिकल 32 क्लोज 2 बोलता है कि कोई भी जो गवर्नमेंट या पार्लियामेंट कानून बनाएगी वो आपकी फंडामेंटल राइट से डिवॉइड नहीं होना चाहिए। अगर वो फंडामेंटल राइट से अलग चलेगा, उसका इन्फ्रिंज करेगा, तो वो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहलाएगा वो कानून, और डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय द जुडिशरी, ठीक है। और उसका पर इसमें ये बोलते हैं ऑन द अदर हैंड जो आर्टिकल 37 है DPSP का, वो ये बोलते हैं कि अगर वो
कुछ ऐसे प्रोविजंस की ज़रूरत होती है को हमारे इंडिया के अंदर, जिनकी ज़रूरत होती है, तो हम फंडामेंटल राइट्स को भी मद्देनज़र ना रखते हुए ऐसे कानून पास कर सकते हैं, क्योंकि वो गुड गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, फंडामेंटल गवर्नेंस ऑफ द लैंड। अगर आप किसकी बात करोगे 39, अगर आप देखो ना बी और सी को, तो आप इसको जल्दी समझ जाओगे कि आपका राइट टू प्रॉपर्टी कैसे लिया गया। था तो वो फंडामेंटल राइट आपका राइट टू प्रॉपर्टी, पर उसे लिया किस तरीके से वो भी हमने देखना है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हवाला देते हुए हमने अपना राइट सिर्फ फंडामेंटल राइट से एक लीगल राइट बना दिया। उसके बाद देखो क्या है, डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आते रहते हैं जो बताते रहते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सुप्रीम है, क्या डीपीएसपी सुप्रीम है, क्या दोनों कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर है, कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करना है तो हमें डीपीएसपी की भी वैल्यू करनी पड़ेगी। ये सब बातें भी हो जाती हैं जिसमें आप अमेंडमेंट्स देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन की। उसके बाद क्या स्टेप्स लिए गए हैं ये रिमूव करने के लिए टेंशन, ऐसे कौन से स्टेप लिए जो सरकार ने इन टेंशंस को रिमूव करा। पहला 24th अमेंडमेंट होती है 1971 में, ये रेक्टिफाई करती है सिचुएशन क्रिएटेड बाय द गोलकनाथ का एक केस हुआ था वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। इसमें क्या कहता है कि इंडियन पार्लियामेंट रीगेन हिज पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट, कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट। फिर 25th अमेंडमेंट हो जाती है, वो कहते हैं कि आर्टिकल 31 और सी जो है ऐड कर दिया हमने कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके तहत क्या होगा, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या हो जाएंगे, इंक्लूडेड इन 39B एंड C वर प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट से ऊपर हो जाएंगे वो। उसके बाद क्या होता है 42nd अमेंडमेंट होती है। इस अमेंडमेंट के तहत बोला गया कि जो डीपीएसपी होंगे वो फंडामेंटल राइट से ऊपर है। बट ऑन मे सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या कहा, वाइल डिलीवरिंग द जजमेंट इन द केस ऑफ मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है, उसके अंदर ये बात कही कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड है। दस वंस अगेन पोजीशन 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आगे रखा गया। 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी वो जीत गई। उसके बाद फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है। इसके तहत क्या हुआ, आपका राइट टू जो प्रॉपर्टी था वो लेके सिर्फ एक लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300A के तहत। अकॉर्डिंग टू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ, ये कब हुई आपकी ईयर भी याद रखना, 1979 में। द राइट टू प्रॉपर्टी गिवन अंडर आर्टिकल 19 एंड 31 was excluded from the list of fundamental rights and was made a mere legal right and was included in article 300A बना दिया गया उसे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास कि फंडामेंटल राइट्स और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना स्टेट पॉलिसी की, वो क्या है, कॉम्प्लीमेंटरी है एक दूसरे से। कॉम्प्लीमेंटरी मतलब क्या होता है, पूरक है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के बिना ये चल नहीं सकते। कैसे नहीं चल सकते, देखो दोनों का पर्पस सेम है, वेलफेयर ऑफ द सिटीजन है। इंडिया का वेलफेयर है, इंडिया में कौन रह रहे हैं, लोग ही रह रहे हैं, तो दोनों का पर्पस है सेम है। फंडामेंटल राइट भी लोगों को राइट्स देके उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, डीपीएसपी स्टेट को डायरेक्शंस देके सरकार काम करना चाहती है, किनके लिए, लोगों के लिए काम करना चाहती है। सेकंड है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे, देखो आर्टिकल 19 बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू अडॉप्ट एनी प्रोफेशन ले सकते हो। आर्टिकल 41 है जो आपका डीपीएसपी है, वो आपको क्या कहता है, स्टेट्स टू स्ट्राइव टू ईच इंडिविजुअल, की आगे बढ़ाने के लिए। सिमिलरली आर्टिकल 29 क्लोज 2 है, वो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड नो डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए, किस बेस पे, कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन एंड सेक्स एट द टाइम ऑफ गिविंग एडमिशन के टाइम में। आर्टिकल 44 आपको क्या बोल रहा है, प्रोवाइड्स दैट विद इन 10 years ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्समेंट होने के 10 साल के भीतर द इंडियन गवर्नमेंट वुड मेक अरेंजमेंट्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देगी। तो देखो जो आपको राइट्स मिले हैं उसके लिए वो स्टेट भी जिम्मेवार है कि स्टेट भी ऐसे काम करे, ये नहीं कि आपको सिर्फ राइट दे के छोड़ दिया गया। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंटरी है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के पूरक है। थर्ड पॉइंट आता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर हेल्पफुल टू गिव प्रॉपर डायरेक्शन टू फंडामेंटल राइट्स, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं जो एक पूरी डायरेक्शन देते हैं, अच्छी डायरेक्शन देते हैं फ्यूचर के लिए, किन्हें, फंडामेंटल राइट्स को। फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट 39B और C को इम्प्लीमेंट करने के लिए द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज पास विच वाज मेड राइट टू प्रॉपर्टी अ मेयर लीगल राइट। आर्टिकल 39B और C के कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, फॉर द कंट्रोल एंड ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज के लिए, पब्लिक गुड के लिए। हम एक हाथ में नहीं दे सकते वेल्थ को, और प्रॉपर्टी को हम किससे एसोसिएट करके देखते हैं, वेल्थ के साथ ही। जब भी हमने देखा कि यहाँ आपका फंडामेंटल राइट्स डायरेक्शन प्रिंसिपल्स को आगे रख के, उस 25th अमेंडमेंट को आगे रख के आपने सिर्फ क्या करा, 44th अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी को
सिर्फ एक क्या बना दिया, मेयर लीगल राइट, जो आज की डेट में आर्टिकल 300A है। आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के आर्टिकल 300A गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। अगर किसी का कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट हो तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। उसके बाद देखो क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेक फंडामेंटल राइट अ रियलिटी। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं तो ही जाके फंडामेंटल राइट को हम रियलिटी में अपनी रियल लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं। कैसे, देखो आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द इंडियन सिटीजन द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि आप किसी की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी। बट इट इज आर्टिकल 38 क्लोज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल विच गिव्स इट प्रैक्टिकल शेप दे रहे हैं, वो कहते हैं प्रोवाइड्स द स्टेट विल स्ट्राइव फॉर मेकिंग सच अ सोशल ऑर्डर, ऐसा क्रिएट कर देगी जो कैटर करेंगे जनरल वेलफेयर, करेंगे सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस विल बी मेड अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑफ द कंट्री, कि सारे लोगों का वेलफेयर होए। तो उसी को जस्टिफाई कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन रोक रहे हैं, वो लेबर लॉज बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल लेबर लॉज बना है, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं आप, वेलफेयर लेबर्स का कर सकते हैं, चिल्ड्रन का वेलफेयर कर सकते हैं, उन्हें फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21A के तहत आप देख सकते हो, आर्टिकल 44 आपका DPSP आप यहाँ देख सकते हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल हेल्पफुल टू द कोर्ट्स इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर देखो कोई भी कंफ्यूजन होती है कि कौन सा प्रिवेल करेगा, फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा या DPSP प्रिवेल करेगा, तो जो लोग होते हैं, जो आपका कौन है, जुडिशरी है, जजेस है, वो कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे, इन दोनों को साथ में रख के पढ़ेंगे, प्रियम्बल की हेल्प लेंगे, DPSP की हेल्प लेंगे, तो ही जाके वो फंडामेंटल राइट्स को इंटरप्रिटेट करेंगे। देखो फिर वो कैसे इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, वो कहते हैं जो DPSPs होते हैं वो क्या है, फंडामेंटल लॉ ऑफ गवर्नेंस, कि कैसे स्टेट में गवर्नेंस करनी है, कैसे लोगों के लिए कानून बनाने हैं, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स है, उनको कैसे राइट्स देके उनके आगे राइट्स की प्रोटेक्शन करेंगे, कैसे वेलफेयर करना है। तो ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। अगर आपके पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू ट्रेड है, आपका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी ट्रेड कर सकते हो कि जो स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट हो। अगर वह राइट टू स्पीच है तो आप ये नहीं कि आप स्टेट के वेलफेयर के अगेंस्ट बोलोगे, आप इंटरनेशनल पॉलिसीज के अगेंस्ट बोलोगे। तो ये कौन आपको बोल रहा है, DPSP बोल रहा है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो DPSP क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटरी है, एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये था, ये हमने आज चैप्टर कंप्लीट कर लिया आपका DPSP। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देखो ये जो इसके ऐसे टाइप क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास आ जाता है कि अगर आपका यूनिट आती है ना, देखो उसमें एक फंडामेंटल राइट और DPSP हमेशा आएगा ही आएगा। तो कैसे क्वेश्चन आ रहा है कि मेक अ क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द DPSPs, मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल द स्टेट पॉलिसी इंक्लूड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपके किस में इंक्लूड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आपने सबसे पहले आपने DPSP बताने हैं, थोड़े थोड़े फटाफट बता देना, आपने क्लासिफिकेशन बतानी है इसके अंदर। उसके बाद आपने क्या बताना है, इसका क्रिटिकल इवेल्युएशन पूछा है, क्रिटिसिज्म। और कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, जब भी आप कंक्लूजन लिखोगे, अगर क्रिटिसिज्म आपके ऊपर क्वेश्चन आया है, अगर आपने क्रिटिसिज्म पे क्वेश्चन लिखा है, आप हमेशा उसके कंक्लूजन में उसका पॉजिटिव पॉइंट लिखोगे, क्रिटिसिज्म नहीं लिखोगे, सेम चीज़ नहीं लिखोगे। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आगे क्रिटिकल इवैल्यूएट करो किसे, DPSP को, तो आप ये नहीं कि क्रिटिसिज्म लिख के बस ओवर और उसके कंक्लूजन में भी लिख रहे हो ये क्रिटिसिज्म है। कंक्लूजन में हमेशा आप पॉजिटिव पॉइंट दोगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।